दोस्तों, और इस वीडियो में जिस क्रम में सिलेबस दे रखा है उसी क्रम में सभी टॉपिकों से 10-10 प्रश्न लिए गए हैं। जैसे विलोम शब्द के 10 प्रश्न, पर्यायवाची के 10, रस के 10, संधियों के 10, मुहावरे के 10। इसी प्रकार सभी टॉपिकों से हमने 10-10 प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए हैं। और जो लोग पहले से हमसे जुड़े हुए हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम फालतू की बातों में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है विलोम शब्द टॉपिक से। निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। पहला है लभ्य, सुगम, अल्प, विग्रह। दोस्तों, अगम का जो विलोम होता है वो होता है सुगम। विलोम शब्द में एक चीज़ याद रख लीजिए दोस्तों, अगर कुछ शब्द मैच कर रहे हैं तो उनके ज़्यादातर आंसर वही होते हैं जो एक दूसरे से मैच करते हुए ऑप्शन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमने इस वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल किया है जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द युग्म सही नहीं है, यानी गलत बताना है। पहला है आज्ञा का प्रज्ञ होता है, ये बिल्कुल सही है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उद्यमी का निरुद्धम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वृष्टि का अतिवृष्टि नहीं बल्कि अनावृष्टि होता है। वृष्टि के आगे अना लगाने से ये विलोम शब्द बन जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्थावर का विलोम क्या है। दोस्तों, स्थावर का विलोम सबसे ज़्यादा बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है आगत है, ज्वार है, जंगम है, स्थल है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जंगम होता है स्थावर का विलोम। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दोस्तों, सबसे पहले निंदा का विलोम होता है सुतति। दोस्तों, निंदा का सुतति होता है, यानी ए का होगा तीसरा। ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। दोस्तों, एक ही ऑप्शन से आपको इसका सही जवाब मिल गया। घृणा का होता है प्रेम, और जड़ का होता है चेतन, संकल्प का होता है विकल्प, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है वक्रता का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ऋजुता, टेढ़ापन, पतन, तिरछा। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। वक्र का विलोम होता है ऋजु और वक्रता का होगा ऋजुता। हमने आपको पहले भी बताया था, जिस तरह से प्रश्न में शब्द दे रखा है उसी तरह से उसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है नैसर्गिक का विलोम शब्द है। ऑप्शन है शावाक है, कृत्रिम है, सरस है, प्राकृतिक है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ये कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लुप्त का विलोम होगा। ऑप्शन है सौम्य, सौम्य होगा दोस्तों, सभ्य होगा, प्रकट होगा या सुप्त होगा। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकट होता है लुप्त का विलोम। अगला प्रश्न है प्रकाश का विलोम है। प्रकाश का विलोम अंधकार होता है, रात होता है, दिन होता है या उजाला होता है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, अंधकार होता है प्रकाश का विलोम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है। ऑप्शन है अर्थ होता है, अधः होता है, अंत होता है या इति होता है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, इति होता है अथ का विलोम। अगला प्रश्न है दोस्तों, विलोम शब्द में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जंगम का होता है स्थावर, हम ये पढ़ चुके हैं, ए हो सकता है और सी हो सकता है, बी और डी तो हो ही नहीं सकते, यानी बी और डी तो ऑप्शन कट गए। और गौरव का होता है लाघव, ये, और चिरंतन का होता है नश्वर, और गरल का होता है सुधा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले कि हम पर्यायवाची शब्दों के प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इनमें से कौन यमुना का पर्यायवाची नहीं है? पहला है अकरजा, कृष्णा, कालिंदी, ध्रुवनंदन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्रुवनंद यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ध्रुवनंद किसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला है रुचिर, कांता, चारु, रमणी, रम्य। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और डी ये सुंदर के पर्यायवाची नहीं हैं। कांता पर्यायवाची होता है सुई का और रमणी होता है नारी का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अमेय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला है जीव, नोदक, पीयूष, सुधा, कृशाणु। दोस्तों आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, कृशाणु। ये अमेय का पर्यायवाची नहीं बल्कि अग्नि का पर्यायवाची होता है। कृशाणु अग्नि का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। दोस्तों कांता का हम देख ही चुके हैं, ये सुई का पर्यायवाची होता है, यानी पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तीर, चंचला, तनय। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंचला होता है बिजली का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है षडानन, रक्तलोचन, पुंडरीक, अनंग। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, षडानन होता है कार्तिकेय का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, पर्वत शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही पर्याय चुनिए? पहला है सरिता। दोस्तों सरिता नदी का पर्यायवाची होता है, यानी ए नहीं हो सकता। पहाड़ होता है पर्वत का। बामा दोस्तों नारी का पर्यायवाची होता है, यानी सी भी नहीं हो सकता। ए और सी जिस ऑप्शन में होंगे वो ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ ए और सी दोनों हैं, यहाँ सी है, यहाँ ये ऑप्शन सही है दोस्तों। केवल बी, डी और ई, बी पहाड़, डी सैल और ई तुंग ये पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है। पहला है विपुल। दोस्तों विपुल होता है बड़ा या हिमालय का पर्यायवाची, यानी ए होगा। प्रज्ञा बुद्धि का पर्यायवाची होता है। माधव होता है कृष्ण का पर्यायवाची, यानी बी, सी भी इसका नहीं होगा। मेघा बुद्धि का होता है। और जड़, जड़ इसका पर्यायवाची नहीं होता। जड़ होता है मूर्ख का पर्यायवाची, यानी इसका सही जवाब होगा ए, सी और ई वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी, ए, सी और ई ये बुद्धि के पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। सूर्य का होता है प्रभाकर, यानी बी ऑप्शन कट गया और सी ऑप्शन, ए और डी ऑप्शन बचे। और सिंह का होता है व्याघ्र, यानी बी, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। और चारु का होता है रम्य, आनंद का होता है मोद, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पयोधर का अर्थ है? ऑप्शन है नदी का पाट, बादल, आकाश, जल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बादल होता है पयोधर का। अगला प्रश्न है दोस्तों पर्यायवाची का ये आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उरोज का पर्यायवाची नहीं है? उरोज का दोस्तों बादल का पर्यायवाची उरोज शब्द है। नहार, कुछ, पयोधर, उरज। दोस्तों ये इसके पर्यायवाची हैं तीनों, इसका पर्यायवाची नहीं है नाहार। नाहार पर्यायवाची होता है जल मार्ग का। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न है रस के। आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव होता है? ऑप्शन है हास्य रस का, श्रृंगार रस का, अद्भुत रस का, करुण रस का।
दोस्तों आश्चर्य होता है अद्भुत, यानी आश्चर्य देखता है आदमी, कोई अद्भुत चीज देखता है जब भी उसे आश्चर्य होता है। अगला प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति शाकरी, जामे दो न समाही। इस पद में कौन सा रस है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस या वीर रस। दोस्तों इसके अंदर है शांत रस। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध, भय, विस्मय, उत्साह। दोस्तों वीर के अंदर होता है उत्साह। इसका अगला प्रश्न देख लीजिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, भय होता है, रति होता है, निर्वेद होता है। दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। हमें किसी की मृत्यु में करुणा आती है और मृत्यु में शोक हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति किस रस का उदाहरण है? हा प्राणे प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। दोस्तों करुण रस है, श्रृंगार रस है, अद्भुत रस है, विभत्स रस है। दोस्तों जैसे कि अपने पति की याद में तड़प रही है, यानी हा प्राण प्यारे, कहाँ हो मेरे प्राण प्यारे, अब मैं जीवित किसके सहारे रहूंगी, यानी करुण रस है इसके अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे। ऑप्शन है शांत रस के, भक्ति रस के, श्रृंगार रस के या करुण रस के। दोस्तों बिहारी थे करुण रस के, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, ये सभी किस रस के अनुभव हैं? ऑप्शन हैं भयानक रस के, वीर रस के, हास्य रस के, करुण रस के। दोस्तों हाथ पैर कांपते हैं भयानक चीज देखने पर। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? उस रस का स्थायी भाव क्या है? पंक्ति है, मज्जा मांस रुधिर पतनारे, सुनी मीचली कस होई निहारे। दोस्तों शांत रस निर्वेद है, श्रृंगार रति है, विभत्स जुगुप्सा है, अद्भुत आश्चर्य है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विभत्स और जुगुप्सा है। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? दोस्तों रुदन है, शोक है, करुणा है या विलाप है। ये प्रश्न दोस्तों किसी और एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ दोबारा से आ गया है। अगला प्रश्न है, अमरस का क्या है? ऑप्शन है, एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, या एक काव्य गुण है, या एक अलंकार है। दोस्तों अमरस होता है यह एक संचारी भाव। दोस्तों ये संधि के प्रश्न हैं, इनमें से कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण हैं? दोस्तों व्यंजन संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, शब्दों का संधि विच्छेद करने के बाद शब्द के नीचे हलंत आता है, जैसे उल्लास, अन्वय, अहंकार, निष्फल, उद्धार। दोस्तों उल्लास व्यंजन संधि का उदाहरण है, अहंकार है और उद्धार है। अन्वय ये उदाहरण है गुण संधि का, निष्फल ये उदाहरण है विसर्ग संधि का। जैसे यहाँ आता है उत, यहाँ आता है अहम, यानी जिस भी शब्द के नीचे हलंत आता है वो हमेशा व्यंजन संधि होती है। उद्धार में उद। दोस्तों इन सभी शब्दों के पीछे हलंत आ रहा है नीचे, यानी ए, सी और ई ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ए, सी और ई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? पहला है नीरस, निश्चय, दुष्कर, उन्नति। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उन्नति। उन्नति शब्द है व्यंजन संधि का उदाहरण, और हम व्यंजन संधि के बारे में अभी बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? 7 होते हैं,
4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्मों की पहचान कीजिए। प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर गुण संधि है और गुण संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका है शब्द के ऊपर एक मात्रा का होना, और ये गुण संधि का उदाहरण है। निस्सार निहितंसार होता है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। सदैव का दोस्तों गलत दे रखा है। दो मात्राओं वाले यानी जिस भी शब्द के ऊपर दो मात्राएं हों बीच में, वो होता है वृद्धि संधि का उदाहरण। और सदैव का संधि विच्छेद गलत दे रखा है। सदैव का होता है सदा धन एव, ये सदैव का संधि विच्छेद होता है। यानी सी वाले का संधि विच्छेद गलत दे रखा है। अभ्युदय का बिल्कुल सही दे रखा है। और मनोबल का भी संधि विच्छेद गलत दे रखा है। मनोबल का होता है मनः धन बल, यानी विसर्ग संधि। इसका सही जवाब होगा जिस भी ऑप्शन में बी और ई नहीं हो, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ए, बी और डी सही हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से पित्रादेश शब्द का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों यहाँ एक मात्रा है लेकिन यहाँ गुण संधि नहीं होगी। दोस्तों जब भी आदेश की बात आएगी, दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, आदेश जब भी देने की बात आएगी वो यण संधि का उदाहरण होगा। आदेश यण संधि में दिया जाता है और ये है पित्रादेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पितृधन आदेश, पिता का आदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्दों के गुण संधि को पहचानिए। दोस्तों हमने आपको बताया था गुण संधि को पहचानने की ट्रिक है एक मात्रा, और सतेंद्र में एक मात्रा है और स्वेच्छा में भी एक मात्रा है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल ए और बी कथन सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? पहला है चैधन अन का होता है चैन, दूसरा है चाधन यन का होता है चैन, या चैधन अयन का होता है चैन, या चैधन एन का होता है चैन। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, चैधन अन का होता है चैन। अगला प्रश्न है, चयन में है दोस्तों अयादि संधि। अयादि संधि का उदाहरण है चयन। अगला प्रश्न देख लीजिए, दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वृद्धि संधि का दोस्तों अभी हमने देखा था सदैव। दोस्तों यहाँ थोड़ी मात्रा की प्रॉब्लम हो गई है टाइपिंग में। हमने आपको बताया था वृद्धि संधि का होता है 2 मात्रा और उसका सही जो है बी, यानी सदैव। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मात्रा की, यानी ए का होगा दूसरा। सी और डी ये दोनों ऑप्शन कट गए। हमने गुण संधि का देखा था एक मात्रा वाला, यानी सी का पहला होगा। देख लीजिए हमारी ट्रिक से आपको कितनी आसानी से इसका सही जवाब मिल गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और अयादि संधि का उदाहरण होगा चौथा नैधन अक, नायक होता है दोस्तों। और दीर्घ संधि का होगा भानु उदय। अगला प्रश्न देख लीजिए, देवेश का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। दोस्तों अब आप बताइए इसमें कौन सी संधि होगी, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देवधन ईश होता है, देधन बेश होता है, देवधन यश होता है, या देवधन स होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देवेश का होता है देवधन ईश। दोस्तों इसके अंदर कौन सी संधि है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद है पवधन अन, पाधन वन, पौधन अन, या पौधन अन। दोस्तों जब भी शब्द के पीछे कोई भी मात्रा ना हो और मात्रा होने पर वो 2 मात्राएं आती हैं और मात्रा ना होने पर उसके अंदर एक मात्रा आती है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, पौधन अन। अगर ये पावन होता
तो 2 मात्राएं हो जाती। दोस्तों चलिए अलंकार के प्रश्न देख लेते हैं। कर कमल सा कोमल है, इस पंक्ति में कोमल शब्द क्या है? ऑप्शन है उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है, वाचक शब्द है। दोस्तों ये एक साधारण धर्म है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द शक्ति का भेद नहीं है? पहला है अभिधा, व्यंजना, उपमा, लक्षणा। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, उपमा शक्ति का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक ये किस अलंकार के भेद हैं? ऑप्शन है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या विप्सा अलंकार। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपमान से मतलब है उपमेय का, यानी इसका सही जवाब है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। दोस्तों ये प्रश्न अनगिनत बार, हजारों बार अब तक हर एक एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है। इसका सही जवाब यमक है, यमक अलंकार होता है। दोस्तों जब भी दो शब्द एक जैसे हों और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। अगला प्रश्न है, अनुप्रास, श्लेष और यमक किस अलंकार के भेद हैं? ऑप्शन हैं शब्द अलंकार के, उपमा अलंकार के, अर्थालंकार के, रूपक अलंकार के। दोस्तों उपमा अलंकार के भेद इससे पहले हमने देखे थे, यानी बी तो सही जवाब हो ही नहीं सकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये शब्द अलंकार के भेद हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, असंगति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। दोस्तों अन्य की बात यानी अन्य पर तो अन्योक्ति अलंकार, और अतिशयोक्ति तो आपको पता ही है, चीजों को बड़ा चढ़ाकर। अगला प्रश्न है, मानो माई धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी धन अंतर, शोभित हरि ब्रज भावनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। दोस्तों इसके अंदर है उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी शब्दों का बार बार आना उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से। ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। दोस्तों हमने देखा था कमल कोमल एक जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, यहाँ उपमा दी जा रही है कोमल की कमल से। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न देख लीजिए, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, काव्य में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। दोस्तों अभी हमने देखा था, यानी शब्द एक जैसे हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो होता है यमक अलंकार, और इसके अंदर भी यमक अलंकार है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार है? पहला है लिखी हुई दवा आई फिरकी सी आई चल गई। दूसरा है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, रूपक अलंकार का उदाहरण है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। दोस्तों इससे पहले कि हम लोकोक्तियों के प्रश्नों को हल करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। इसीलिए आप बिना बोले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, लोकोक्ति का अर्थ है, पहला है गुण के विरुद्ध नाम होना, दूसरा है निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का अधिक
उच्च और साधारण की तुलना कैसी? कामना जानना और बहाना बनाना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। घर का जोगी मतलब गुणी व्यक्ति निकट का हो, उसे सम्मान कम मिलता है। और आन गाम का सिद्ध यानी दूर का अधिक मिलता है, दूर के व्यक्ति को। अगला प्रश्न देख लीजिए। कलेजा बाँसों उछालना मुहावरे का अर्थ सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला है बहुत प्रसन्न होना, श्रेष्ठ समझना, आश्चर्य करना, संज्ञा शून्य होना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुत प्रसन्न होना होता है कलेजा बाँसों उछालना। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कलम तोड़ना का होता है बढ़िया लिखना। दोस्तों ए का तीसरा होगा। ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है। सी और डी ऑप्शन कट गए। और अब दूसरा है खेत रहना या आना। दोस्तों इसका होता है वीर गति को पाना यानी चौथा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और चांद पर थूकना का होता है सम्मान्य का अनादर करना। कलेजा ठंडा हो जाना का होता है संतोष होना यानी ए का होगा तीसरा बढ़िया लिखना, बी का होगा चौथा वीर गति को पाना, चांद पर थूकना का होगा सम्मानीय का अनादर करना और कलेजा ठंडा होना का होगा संतोष होना। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला है बिना विचारे व्यय, दूसरा है एक ही सहारा, तीसरा है धोखा देना, चौथा है विवेक भ्रष्ट होना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विवेक भ्रष्ट होना का होता है अंधा होना। अगला प्रश्न है कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला है कलम तोड़ना, दूसरा है अकल मिलना, तीसरा है चैन मिलना, चौथा है कुड़ना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है चैन मिलना। कलम तोड़ना का आप पहले देख चुके हैं यानी अच्छी लिखावट। अगला प्रश्न देख लीजिए। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अभिप्राय है। पहला है गुण अधिक अवगुण कम होना, बल ज़्यादा बुद्धि कम होना, स्वयं की बुराई न दिखाई देना, दीप तले रोशनी ज़्यादा होना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वयं की बुराई न दिखाई देना। अगला प्रश्न देख लीजिए। इतश्री होना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों इतश्री और श्री गणेश ये तो बहुत बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन है पूजा करना, प्रारंभ होना, श्री गणेश होना, समाप्त होना। दोस्तों इतिश्री का होता है कोई कार्य समाप्त होना और प्रारंभ होना का होता है श्री गणेश। अगला प्रश्न देख लीजिए। हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला है पीछे हटना, बहुत घना अंधेरा होना, अति तुच्छ होना या संबंध ना समझना ना रखना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुत घना अंधेरा होना। अगला प्रश्न है बिंद गया सो मोती रह गया सो सीप लोकोक्ति का आशय है। पहला है कल्पना मात्र से तृप्ति नहीं होती, दूसरा है काम अटकना, तीसरा है किसी तरफ का ना होना, चौथा है जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है मुहावरों के अर्थ और रूप में परिवर्तन किए जा सकते हैं। दोस्तों ये कथन गलत है। मुहावरों के ना तो अर्थ बदले जाते हैं और ना ही उनके रूप में कोई परिवर्तन होता है। लोकोक्तियाँ जन समुद्र के बिखरे रत्न हैं, इसके पीछे कोई कहानी होती है या कथा। ये कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों आजकल एग्जामिनर कथन और कारण वाले प्रश्न ज़्यादा पूछने लगा है। आपको इस तरह के प्रश्नों की जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। ये प्रश्न है समास पर आधारित। परोक्ष में निहित समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास।
दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास होता है। परोक्ष का समास विग्रह होता है परधन अक्षी, यानी पहला पद एक अव्यय होता है। दोस्तों जिस भी समास में पहला पद अव्यय हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जैसे पर, प्रति और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यथा। यथा शब्द जिस भी समास के आया शब्द के आगे लग जाएगा वहाँ अव्ययीभाव समास होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। योजक का अर्थ होता है और यहाँ दोनों पद ही प्रधान होते हैं और ये एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी पहला कथन बिल्कुल सही है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों ये कथन गलत है। ये सभी विस्मयबोधक शब्द हैं, यानी इन सभी के पीछे विस्मयबोधक चिन्ह आएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ए कथन सही है, बी कथन असत्य है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रिय सखा में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास। दोस्तों अव्ययीभाव समास हम देख चुके हैं, पहला पद अव्यय होना चाहिए, यानी अव्ययीभाव समास ये नहीं होगा। दोस्तों इसके अंदर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। यहाँ सखा की विशेषता बता रहा है प्रिय, यानी सखा कैसा है? प्रिय है। पहला पद अगर किसी दूसरे पद की विशेषता बताता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। तीसरा प्रश्न चौथा देख लीजिए। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? दोस्तों द्वंद्व समास में, अव्ययीभाव समास में, तत्पुरुष समास में, बहुब्रीहि समास में। दोस्तों अभी हमने देखा था दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, योजक चिन्ह या बीच में और, ये दोनों शब्द का अर्थ निकालते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। आनंद मग्न का समास विग्रह होगा। ऑप्शन है आनंद में डूबा हुआ, आनंद ही आनंद, आनंदित होना या आनंद आना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, आनंद में डूबा हुआ, यानी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है। दोस्तों सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है। कर्मधारय यानी पहला पद विशेषता बताता है कि इसकी सत्य ही व्रत है, यानी व्रत की विशेषता बता रहा है सत्य। ए का होगा तीसरा, ये कट गया, ये भी कट गया, यानी केवल सी और डी बचा। और तत्पुरुष में देखा था हमने, अब देख लीजिए द्वंद्व को, हमने अभी बताया था आपको, और या योजक चिन्ह सत्य और व्रत, सी का होगा पहला, यानी इसका सही जवाब मिल गया आपको ऑप्शन सी। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, यानी सत्य का व्रत, और बहुब्रीहि का भी सीधा दे रखा है, सत्य है व्रत जिसका, यानी कर्मधारय का होगा तीसरा, तत्पुरुष का होगा पहला, माफ कीजिए दूसरा, कर्मधारय का तीसरा, तत्पुरुष का दूसरा, द्वंद्व का पहला और बहुब्रीहि का चौथा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास का भाव निहित है? दोस्तों द्वंद्व में योजक चिन्ह और शब्द आता है, और द्विगु समास में पहला शब्द जो होगा वो संख्यावाची होगा, यानी कोई भी संख्या का अर्थ दे रहा होगा पहला पद। ऑप्शन है शीशमुख, अंडज, फूलकौड़ी, सतसई। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, सत माने सात होता है, यानी सतसई संख्यावाची शब्द। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास निहित है? ऑप्शन है तुरंगा, प्रतिदिन, शरणागत, धर्माधर्म। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शरणागत, यानी शरण के अंदर आने वाला। अगला प्रश्न है। शिरोधार्य शब्द का समास विग्रह होगा। ऑप्शन है सिर पर,
आधारित हो, सिर को धारण करने वाला हो, सिर से उद्धार करने वाला हो, जो सिर से धारण करने योग्य हो। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, जो सिर से धारण करने योग्य हो, यानी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देख लीजिए। जिस समास में पूर्व पद अथवा खंड प्रधान होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास। दोस्तों इसको कहा जाता है ऑप्शन सी, अव्ययीभाव समास। पहला पद अव्यय और खंड पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। दोस्तों अगर आपको 30 प्रश्नों के लिए 1 से 1.5 घंटा बर्बाद करना है तो आप बड़े बड़े चैनलों पर जा सकते हैं। हम कभी भी फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? दोस्तों आगे के 10 प्रश्न तत्सम और तद्भव पर आधारित होंगे। पहला है मशान, चिमटा, खिड़की, तूफान। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तूफान शब्द विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी तद्भव है? ऑप्शन है विवाह, शाक, मुखिया, जनता। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुखिया एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? ऑप्शन हैं आदमी और गवाह, साहब और ठिकाना, दावत और लगान, थाना और आसमान। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, आदमी और गवाह। ये विदेशी मूल के शब्द हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? ऑप्शन हैं सरकार, चाबुक, कारागार, कोशिश। दोस्तों कारागार शब्द हमारे देश का है, ये विदेशी मूल का नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से देशज शब्द हैं। ऑप्शन हैं किसान, राजा, तेंदुआ, खर्च। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेंदुआ शब्द देशज है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन हैं अनशन, पुस्तक, दंड, सांस। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सांस। ये एक तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम पूछेगा तो श्वास होगा। अगला प्रश्न है तत्सम और तद्भव का असंगत विलोम क्या होगा? यानी कौन सा विकल्प होगा जो असंगत है? ऑप्शन है हस्त का हाथी होता है, घोटक का घोड़ा होता है, पृष्ठ का पीठ होता है, कुंभकार का कुम्हार होता है। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। हस्त का हाथी नहीं बल्कि हाथ होता है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? ऑप्शन हैं बानर, बाघ और हिरण, काक, कोकिल और मयूर, उंगली, नेत्र और मुंह, जल, हवा और अग्नि। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काक, कोकिल और मयूर। ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों ये बात आप जानते हैं कि तत्सम क्या होता है? घोड़ा, अमृत, गेहूँ, काजल। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, अमृत। अमृत एक संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? क्रॉस का कोण होता है। दोस्तों ऐसे कोई शब्द नहीं होते, यानी इनका तत्सम और तद्भव नहीं होता है। घोटक का घोड़ा होता है, काष्ठ का कांट होता है, अरिष्ट का रीठा होता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही हैं, इसका ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से लोकोक्तियाँ जो हांडी में होगा वह थाली में आएगा का क्या अर्थ है? दोस्तों ये लोकोक्तियों का प्रश्न है। ऑप्शन है छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना, अपराधी सदा शंकित हो रहता है, जो मन में है वह प्रकट होता ही है, या जो कष्ट भोगता है वही दूसरों के कष्ट को समझ सकता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, जो मन में है वह प्रकट होगा ही। जो हांडी में होगा वह थाली में आएगा का अर्थ यही होता है।
यानी जो मन में है वही प्रकट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऑप्शन है अन्य से भिन्न होना, सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। दूसरा है मौका निकल जाने पर सहायता के लिए आना या अनुभवी होना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। अगला प्रश्न है, जस दूल्हा तस बनी बारात लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होता है, सभी साथी एक ही जैसे, बेढंगा होना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, जस दूल्हा तस बनी बारात का मतलब होता है सभी लोग एक जैसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति है जैसा देश वैसा भेष। दोस्तों यहाँ इसका ऑप्शन है परिचय के अभाव में वस्तु का आकर्षक लगना, जहाँ रहो वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार रहो, उपद्रव करना या दीवारों को अपना दर्द बताना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, जैसा देश वैसा भेष, मतलब जहाँ रहो वैसे रीति रिवाजों के अनुसार रहो। अगला प्रश्न है, दोस्तों हम डायरेक्ट लोकोक्ति को पढ़ लेते हैं। बासी बचे न कुत्ता खाए, रक्षक का भक्षक हो जाना। दूसरा है जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। तीसरा है छोटे का बड़े से बढ़ जाना। चौथा है एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ होगा। दोस्तों ये प्रश्न दूसरी जगह पूछा गया था किसी और एग्जाम में, इसीलिए यहाँ रिपीट हो गया है। जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी होते हैं। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये 7वां प्रश्न है लोकोक्ति का, 80 की आमद 84 का खर्च। दोस्तों इसका ऑप्शन है आमदनी से अधिक खर्च, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, बेसहारे का सहारा। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, आमदनी से अधिक खर्चा, यानी 80 की कमाई हो रही है 84 का खर्चा कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। पहला है जय बोले सो घी को जाए, महाकृपाण। दूसरा है जी खाए घी ना जाए, दान देने वाला, जर सा जोर पूरा और सब अधूरा है, स्वाभिमान से जीना, टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, टके का सब खेल है, यानी पैसा सब कुछ करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। दोस्तों लोकोक्ति है आँखों के आगे पलकों की बुराई। दूसरा है जिस काम के लिए गए थे उसे छोड़कर दूसरे काम में लग गए। दूसरा है किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना, नाम और गुण में विरोध होना और दिखावटी होना। दोस्तों आँखों के आगे पलकों की बुराई का मतलब होता है अपनों के आगे किसी अपने की बुराई करना। अगला प्रश्न है, सब ओर से विपत्ति का होना, इसका क्या अर्थ होगा। ऑप्शन है एक अनार 100 बीमार, आगे कुआ पीछे खाई, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, चौथा है ऊँट के मुंह में जीरा। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, आगे कुआ पीछे खाई, यानी सभी ओर से विपत्ति का होना। अगला प्रश्न देख लीजिए। दोस्तों ये प्रश्न है एक अर्थ वाले शब्द के लिए जो पहले कभी ना हुआ हो। वाक्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन है अग्रिम, अज्ञेय, अभूतपूर्व, अपरिमेय। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द होता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित वाक्यों का अवलोकन कर सही विकल्पों की पहचान कीजिए। पहला है, जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। दोस्तों, पहला कथन बिल्कुल सही है। आत्मघाती मतलब आत्महत्या। दूसरा है, कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे असंभव कहा जाता है। दोस्तों, उसे असंभव नहीं कहा जाता। असंभव कहा जाता है जिस चीज को करना संभव ना हो। तीसरा है, राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को अंतःपुर कहते हैं। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। ए और सी दोनों कथन सही हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनिमंत्रित कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ एग्जामिनर ने आपको जल्दबाजी में गलत करने के लिए ये प्रश्न दिया है। यहाँ नियंत्रित है और यहाँ निमंत्रित है, यानी अगर यहाँ भी अनियंत्रित होता तो ये सही होता। अनिमंत्रित का मतलब होता है हमने जिसे न्योता ना दिया हो, यानी जिसे बुलाया ना गया हो, यानी ये भी कथन गलत है। अभी तक ए और सी कथन सही हैं। उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों। दोस्तों, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ए और सी ये तीनों चीज़ें सही हैं। ए, सी और ई, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ए, सी और ई कथन सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से भी मिलाना है। यहाँ पर भी जिसका कोई कारण ना हो, दोस्तों वो होता है अकारण। सदैव रहने वाला, उसके लिए होता है शाश्वत, यानी जो हमेशा रहता है। बहुत बोलने वाला के लिए होता है वाचाल। और विज्ञान की विशेष जानकारी रखने वाला वैज्ञानिक होता है, यानी ए का होगा चौथा। ये यानी सभी ऑप्शन कट गए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ भी सूची का मिलान करना है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए शब्द आता है अग्रज, यानी पहले का दूसरा होगा। ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया। दूसरा है, किए गए उपकार को भूल जाने वाला। दोस्तों, उसके लिए होता है कृतघ्न, यानी जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं, यानी बी का होगा तीसरा। ये वाला कथन सही है। ये इसका सही जवाब तो आपको मिल गया। और चेक कर लीजिए, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उस वो होता है अनुज, और किए हुए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ, यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगला प्रश्न है, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन है केंद्रापसारी, केंद्राभिसारी, क्रमागत, केंद्राभिमुख। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, केंद्रापसारी। अगला प्रश्न है, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है विरल, आश्वत, तटस्थ, सरल। दोस्तों, इसके लिए सही जवाब ऑप्शन सी है, तटस्थ रहता है। अगला प्रश्न है, फरहान शब्द निम्नलिखित में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों, ये तो सभी लोग जानते होंगे, दोपहर के बाद का समय, यानी पीएम। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये भी सूची वाला प्रश्न है। अकथनीय का होता है जो कहा ना जा सके, यानी पहले का तीसरा। और अनेर का होता है बिना देख रेख का जानवर। अकथिक का होता है जो कहा ना गया हो। और अप्रगल्भ का होता है सुस्त जो बढ़ चढ़कर ना बोले, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है के लिए उपयुक्त एकल शब्द है। ऑप्शन है यथार्थवादी, अनित्यवादी, वैराग्यपंथी या अस्तित्ववादी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनित्यवादी होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए अध्येता शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन है वह स्त्री जिसे अधिकार पूर्वक प्राप्त किया गया हो। दूसरा है अधिकार प्राप्त के पश्चात परित्यक्त वस्तु। तीसरा है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। विधायिका द्वारा
अधिकृत संपत्ति। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। अगला प्रश्न देख लीजिए। दोस्तों अब तक हम 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, यानी 10 टॉपिक कर चुके हैं। ये 11वां टॉपिक है। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिथि का अर्थ नहीं है, यानी इनमें से कौन सा अतिथि का अर्थ नहीं होगा। मेहमान होता है, उसका बेटा भी होता है, हिंदी माह की एक तिथि या साधु। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, हिंदी माह की एक तिथि को अतिथि नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द द्विज का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है। द्विज का दोस्तों अर्थ बहुत बार पूछा जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, गुरु। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, गुरु द्विज का अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थ शब्द कुशल का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है। पहला है निशांत, कौशला, चतुर, प्रवीण। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, कौशला नहीं होता कुशल का अर्थ। अगला है, पानी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में नहीं होता है। पहला है गति, लावण्य, प्रतिष्ठा, जल। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, गति के रूप में पानी का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कूट शब्द का एक अर्थ नहीं है। ऑप्शन है चोटी, नोक, रहस्यमय, कायद। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, कायदा। माफ कीजिए, कायद नहीं कायदा है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है। पहला है सिक्का होता है, अंगूठी भी होता है, क्षितिज नहीं होता। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, क्षितिज, और मोहर भी होता है। अगला प्रश्न है, निष्कर्ष शब्द को और किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सारांश, परिमाण, निश्चित, आधा। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, सारांश के लिए भी प्रयोग होता है निष्कर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मान शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त अनेकार्थक शब्द समूह का चयन कीजिए। पहला है ठीक, जिसमें मिलावट ना हो। दूसरा है इज्जत, अभिमान, मापतोल। जल, इज्जत, चमक। जल, प्राण, जीवित। दोस्तों मान शब्द का ऑप्शन बी सही है, इज्जत, अभिमान और नापतोल। अगला प्रश्न है, महावीर दिए गए शब्द का अर्थ समूह चुनिए। महावीर का इनमें से कौन सा समूह सही है। ऑप्शन है जैन तीर्थंकर, योद्धा, महान वीर, और हनुमान, जैन तीर्थंकर, सैनिक, जैन तीर्थंकर, हनुमान, प्रतापी, रणवीर, युद्धवीर, हनुमान। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, जैन तीर्थंकर, योद्धा और महान वीर। अगला प्रश्न है, मुद्रा का दोस्तों बताना है कौन सा समूह सही होगा। मोहर, छाप, सिक्का और अंगूठी। दोस्तों अभी हमने ये पढ़ा था, मोहर, छाप, सिक्का और अंगूठी ये मुद्रा का सही है। अगला टॉपिक देख लीजिए, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। दोस्तों भीड़, सेना, टोली या संघ, भीड़, कक्षा, समूह, कुटुंब और मंडल, दल, सभा और सरकार। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, समूह, कुटुंब और मंडल। पुल्लिंग शब्द के लिए आप शब्दों को किसी वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, आपको आसानी से पता चल जाया करेगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन है चंदन, चपला, चमक, चट्टान। दोस्तों चंदन एक पुल्लिंग शब्द है, चंदन हमेशा काटा जाता है। अगला प्रश्न है, पा लगाकर बनाए गए शब्द कहलाते हैं।
ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हिंदी शब्द, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, पुल्लिंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन है पैसा, दया, आकाश, नीलम। दोस्तों दया दिखाई जाती है, यानी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है इच्छा होती है, राष्ट्र। दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है। रक्षा होती है, योग्यता भी होती है, यानी राष्ट्र हमेशा पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन है सजावट, मच्छर, रोटी, ब्रज। दोस्तों ये तो बड़ी आसानी से पता चल रहा होगा, मच्छर एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है दाल, रस्सी, अदरक, मिर्च। दोस्तों अदरक हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होता है, अदरक डाला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका नाम सदा पुल्लिंग में होता है? ऑप्शन है बोलियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम या पद के नाम। दोस्तों जितने भी पद के नाम हैं सभी पुल्लिंग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है घोड़ा, गला, चीता, अवस्था। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, अवस्था एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन है सिर, सिंदूर, सरकार, सुमन। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, पुल्लिंग शब्द नहीं है सरकार। अगला प्रश्न देख लीजिए। दोस्तों ये टॉपिक है वचन। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन है दूध, तेल, पानी, समाचार। दोस्तों समाचार हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, मेला शब्द का बहुवचन शब्द है। ऑप्शन है मेली, मेलो, मेले, मेलियाँ। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, मेले होता है मेला का बहुवचन। अगला प्रश्न है, जनता काफी आक्रोशित थी, रेखांकित शब्द में कौन सा वचन प्रयुक्त हुआ है, यानी जनता में? ऑप्शन है बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, जनता हमेशा बहुवचन में प्रयोग होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? समाचार, व्यापारीगण, पानी, अधिकारीगण। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, पानी। ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? ऑप्शन है आंसू, प्राण, आकाश, दर्शन। दोस्तों आकाश एक वचन है, बाकी आंसू, प्राण और दर्शन ये बहुवचन शब्द हैं। आंसू और प्राण तो बहुत बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, छात्र शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। ऑप्शन है छात्राओं, छात्रलोक, छात्रगण या छात्र। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, छात्रगण होता है छात्र का बहुवचन। अगला प्रश्न है, नेता का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है नेते, नेतों, नेताओं या नेता। दोस्तों नेता का बहुवचन नेता ही होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है होश, आंसू, बाल और आकाश। दोस्तों ये दोबारा से प्रश्न रिपीट हो गया, आकाश एक वचन में होता है। कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? दुनिया, अनेक, पाप और तेवर। दोस्तों दुनिया नहीं होती है एक वचन में प्रयोग। अगला प्रश्न है, इनमें से बहुवचन के लिए प्रयुक्त कौन से
वाला शब्द कौन सा है, यानी इनमें से बहुवचन कौन सा शब्द है। दोस्तों, पानी, घी, लोग, प्रेम। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, लोग बहुवचन में प्रयोग होते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों, अपादान कारक वहाँ होता है जहाँ एक स्थान छोड़कर वस्तु दूसरे स्थान पर जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। मेरे हाथ से घड़ी छूट गई, यानी हाथ से दूसरे स्थान पर चली गई, इसमें अपादान कारक है। आपके दर्शन से लाभ हुआ, आत्मा देह से भिन्न हो गई, यहाँ आत्मा ने भी देह छोड़ दी। कोयला खदान से निकाला गया, कोयला को भी दोस्तों खदान से अलग किया गया, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आपके दर्शन से लाभ हुआ। इसमें अपादान कारक नहीं है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये तो आप सभी लोग पहले से जानते होंगे। अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। ऑप्शन है कर्ता कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक। दोस्तों, संप्रदान कारक की विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह है संप्रदान का दोस्तों, को और के लिए, यानी को और के लिए, ये दोनों विभक्ति संप्रदान की हैं। इसका सही जवाब भी ऑप्शन सी है, संप्रदान कारक, सेवक को। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, यानी अभी हमने बताया था संप्रदान का है को और के लिए, इन दोनों में से कौन सा प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, दूसरा है मोहन ने सोहन को पीटा, तीसरा है मालिक ने सेवक को धन दिया, माँ ने बच्चे को बुलाया। दोस्तों, सेवक को धन दिया। और संप्रदान कारक हमेशा एक चीज़ और याद रखना, दान देने के अर्थ में भी हमेशा संप्रदान कारक होता है। अगर कोई किसी को कोई वस्तु भेंट कर रहा है, वहाँ संप्रदान कारक होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सेवक को यहाँ धन दिया, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ऐसा ही आपको यहाँ देखने को मिला था, राजा ने सेवक को कंबल दिया, दान दिया एक तरह से, और दान देने के लिए संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। दोस्तों, अपादान कारक और संप्रदान कारक ये ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अपादान कारक मतलब अलग होना। पहला है, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, यानी एक जगह से दूसरी जगह यहाँ चीज़ें नहीं गई, उसने हाथ से ही फल तोड़ लिया। दूसरा है, वह विद्यालय से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, विद्यालय से। आकाश से पानी बरसा, नदियाँ पहाड़ों से निकली। ये तीनों ऑप्शन अलग हो रही हैं चीज़ें, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। अभी हमने देखा था से विभक्ति कहाँ प्रयोग हो रही थी। अगला प्रश्न है, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला। दोस्तों, इसमें कौन सी विभक्ति है, यानी के द्वारा किस कारक चिन्ह की विभक्ति है। ऑप्शन है कर्ता की, कर्म की, कर्ण की, संप्रदान की। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, कर्ण कारक की विभक्ति होती है के द्वारा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस वाक्य में को परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन है मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। दोस्तों, हमने पहले भी बताया था, यानी दान देना किस में आता है, संप्रदान कारक में, यानी सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, एक तरह से कुछ चीज़ें भेंट की, यानी ऑप्शन बी संप्रदान कारक का है। अगला प्रश्न है, हिमालय से अनेकों नदियाँ निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारण के परिसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, एक स्थान से दोस्तों दूसरे स्थान पर चीज़ें जाना हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अपादान कारक, यानी हिमालय से अनेकों नदियाँ निकलती हैं, हिमालय से नदियाँ अलग हो रही हैं। दोस्तों,
अपादान कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हैं, उस जगह एक सभा होने जा रही है, लड़का अब अपने पाँव से चलता है, वह घर से बाहर आया, राम के हित लक्ष्मण बन गए। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, राम के हित लक्ष्मण बन गए। ये संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न है, मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मैं कारण का कारक का भेद है। ऑप्शन हैं, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। दोस्तों कर्ता ने कर्म को कर्ण से विभक्ति होती है करण की, यानी बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस वाक्यांश में मध्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हैं, मैंने में आपसे कहा था कि वे लोग अपने अपने घर चले गए। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, आपसे कहा था कि। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये टॉपिक है शुद्ध वाक्य वाला। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला वाक्य है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। दूसरा है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। तीसरा है, प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। चौथा है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। दोस्तों इनमें से शुद्ध वाक्य बताने हैं। पहला है, आप यहाँ बैठो। दोस्तों ये गलत वाक्य है, अशुद्ध है। दूसरा है, मैंने यह कहानी पढ़ी है। दोस्तों ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तीसरा है, वह वाराणसी से वापस लौट आया। दोस्तों ये भी अशुद्ध है। वे अनेक काम करता है, ये बिल्कुल शुद्ध है। यह तो मेरा पुस्तक है। दोस्तों ये भी अशुद्ध है। केवल बी और डी वाक्य शुद्ध हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बी और डी। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दोस्तों अशुद्ध वाक्य बताना है। पहला है, घनश्याम की 5 दरियाँ या 5 कंबल बिकेंगे। दूसरा है, घनश्याम की 5 दरियाँ या 1 कंबल बिकेगा। दूसरा है, घनश्याम की 5 दरियाँ या 1 कंबल बिकेंगे। घनश्याम का 1 कंबल या 5 दरियाँ बिकेंगी। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, घनश्याम की 5 दरियाँ या 1 कंबल बिकेगा नहीं, बिकेंगे होगा, यानी बी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्धि वाक्य है। पहला है, श्याम सन्यासी है। दूसरा है, रंजना अध्यापिका है। तीसरा है, वह स्त्री अपराधिनी है। चौथा है, हवन सामग्री जल गया। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, हवन सामग्री जल गई होगा, ना कि गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध लिखित वाक्य है। पहला है, आप यहाँ बैठें। ये बिल्कुल शुद्ध है। असंभवतः वह आ जाएगा, ये भी सही है। मैंने देखा है, ये भी बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। दोस्तों अनेकों नहीं होगा, अनेकों गलत है यहाँ, यानी ऑप्शन डी कथन गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन करें। पहला है, मैं आप सभी के आभारी हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत वाक्य है, मैं आप सबका आभारी हूँ। दूसरा है, मैं आप सभी का आभारी हूँ। दोस्तों सी बिल्कुल सही है, मैं आपके सबका आभारी हूँ, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला वाक्य है, भारतीय संस्कृति को मुझे गांव-गांव में देखा हुआ था। दूसरा है, भारतीय संस्कृति को मैंने गांव-गांव में देखा। तीसरा है, भारतीय संस्कृति को मैंने गांव-गांव में देखे। भारतीय संस्कृति को मैंने गांव-गांव में देखे थे। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भारतीय संस्कृति को मैंने गांव-गांव में देखा।
अगला प्रश्न देख लीजिए। कारक एवं विभक्ति की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों की पहचान करें। पहला वाक्य है, रजत ने नकुल को डंडे मारे। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। डंडे मारे नहीं, डंडे से मारा होगा। मैंने घर जाना है। दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी। ये कथन बिल्कुल सही है। चौथा कथन देख लीजिए। राम ने राक्षसों को बाणों से मारा। ये बिल्कुल सही कथन है। महादेवी कविता की रचना कर रही हैं। दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सी, डी और ई कथन बिल्कुल सही हैं। 9वां प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला वाक्य है, हमारे छोटे से छोटे अनुभवों में मानवता की सारी इतिहास छिपा रहती है। दोस्तों दूसरा है, हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता की सारी इतिहास छिपा रहता है। तीसरा है, हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारी इतिहास छिपा रहता है। दोस्तों चौथा है, हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देख लीजिए और ये आखिरी प्रश्न होगा। दोस्तों हमने ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा जो इस वीडियो में कवर ना किया हो। हिंदी के हमने सभी टॉपिकों को इस वीडियो में कवर किया है। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। उसके चाचा को लड़की हुई है। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। आपका भावदीय और रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपको ऐसे ही अगर फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करना है तो आप कहीं पर भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही टॉपिक के साथ हिंदी की ज़बरदस्त और ऐसे ही मस्त प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। हमने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। हिंदी की सबसे बढ़िया प्रैक्टिस आपको ऐसे ही मिलेगी कि हर एक टॉपिक से प्रश्न। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।